अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मेरे ग़य्यूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार मोहतरम जनाब माजिद साहब, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, साबिक़ अरकान बल्दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर व मोतमदीन, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, हल्क़े असम्बली नामपल्ली के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साबिक़ा मेयर वो मौजूदा रुकन बल्दिया को हल्क़े असम्बली नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। आप तमाम जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरज़मीन दखन पर पुलिस एक्शन के उस पुरआशूब दौर के बाद से अपने सियासी जिद्दोजहद और अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, उनकी क़ुरबानियाँ और उनकी दिन रात गरीब और मज़लूमों के इंसाफ को हासिल करना, आज हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। हमारे मुल्क में हम कई तब्दीलियाँ भी देखते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती इतने उरूज पर जा चुकी है कि आज हमारे मुल्क में बीजेपी के पास 306 के करीब एमपीज़ मुंतखब होते हैं। हम ये देखते हैं कि हर कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जो लोग सेकुलरिज्म का दम तो भरते हैं वो बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाते। आखिर इसकी वजह क्या है कि मुल्क के कोने कोने में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाली बीजेपी कामयाबियां हासिल करती हैं इलेक्शन में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने एक बड़े तबके को अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासर किया और फिर हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी अगर इस मुल्क में इख्तिदार पर है तो सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस की नाकामी बीजेपी को रोकने की। सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में अब वो दमखम नहीं रहा कि वो बीजेपी को रोक सके और यही वजह है कि आज बीजेपी 2014 का भी पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गई, 2019 का भी जीत गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम तो लगाया ज़रूर जाता है मगर कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि जब हम 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़े, हैदराबाद जहां पर हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह का फजलो करम रहा, हमने बीजेपी को हराया। औरंगाबाद जहां से 19 साल का शिवसेना का एमपी था इम्तियाज जलील ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिकस्त दी। बिहार में किशनगंज सीमांचल का वो इलाका, पसमानदा इलाका, वहां पर अख्तरुल ईमान इलेक्शन लड़े, 3 लाख वोट लिए, 3,25,000 जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने लिया और 3.5 लाख वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार डॉक्टर जावेद जीत जाते हैं। एक ही सीट जीती कांग्रेस और वो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। बताओ फिर क्या भारत में सिर्फ 3 लोकसभा की सीटें हैं? जो लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सवाल करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो। कैसे बीजेपी जीत गई और कैसे राहुल गांधी अमेठी की लोकसभा की सीट जो उनके बुजुर्गों की सीट थी वहां पर स्मृति ईरानी से इलेक्शन हार गए। वायनाड जाते हैं, वहां जीत जाते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि वहां पर 30% मुस्लिम अकलियत का वोट है। इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता।
बीजेपी इलेक्शन पे इलेक्शन जीत जाती है और जब तेलंगाना में इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर निशाना ताकते हैं, इल्जामात लगाते हैं, मगर मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आखिर बीजेपी क्यों जीत रही है। सिकंदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था। सिकंदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। हल्के असेंबली नामपल्ली का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अगर 7 असेंबली हल्के जात अगर सिकंदराबाद के पार्लियामेंट हल्के में है तो नामपल्ली में बीजेपी को शिकस्त हुई थी, क्योंकि यहां पर मजलिस का एमएलए था। हमने खोलकर बीआरएस की उस वक्त तायीद की थी। इस सवाल का भी जवाब कोई नहीं दे पाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताना यह चाह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई सियासी जमात हो, वो हरगिज इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क की जमहूरियत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मुकाम बनाया है, वो ये नहीं चाहते कि मजलिस का सियासी वजूद रहे। वो हरगिज इस बात को नहीं मानते कि मजलिस एक सियासी ताकतवर जमात बनती जाए। इसीलिए सब मिलकर एक ही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस ये है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मजलिस फलां की टीम है। नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आते हैं, अमित शाह आते हैं तो कहते हैं स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। कांग्रेस के लोग आते हैं तो कहते हैं ये इनका बी टीम है। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दो, तुम सिकंदराबाद क्यों नहीं जीते? तुम अमेठी क्यों हार गए? 2014 और 19 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं 3 लोकसभा की सीट पर लड़ा हूं। तो मजलिस को निशाना बनाना सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि आपकी सियासी आवाज ना रहे, आपकी जो सियासी पहचान है, आपका जो इत्तेहाद है, इनको पसंद नहीं आता। ये जो इत्तेहाद एक गुलदस्ते के रूप में मजलिस ने कायम किया है, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, इसमें हमारे असलाफ के लोगों ने बहुत मेहनतें की। इसमें यही हल्के असेंबली नामपल्ली के मोहम्मद गौस की शहादत इसमें शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की अहमियत को समझिए आप। मजलिस से इतनी नफरत आखिर क्यों है? क्योंकि मजलिस तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पर मजलिस के जो कदम बढ़ रहे हैं, इनको नजर आता है कि अगर ये बाशऊर हो जाएंगे, ये अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे और जमहूरी तरीके से हमसे मुकाबला करेंगे और इनके दिलों से खौफ निकल जाएगा, तो इनका मकसद एक ही है कि तेलंगाना के इलेक्शन में यहां पर आकर मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए। इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर ये बड़ा तंजिया तौर पर कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से निकलने नहीं देंगे। इनके बोलने का मकसद क्या है कि हम हैदराबाद में ही रहें, हम हैदराबाद से बाहर ना निकलें। क्यों नहीं निकलना हैदराबाद से बाहर? ताकि वहां पर वो अपनी मनमानी कर सकें, इस्तेसाल कर सकें, दबा सकें और हमेशा हर इलेक्शन जब आता है तो मौत उनको दिखाकर खौफ में उन आपका वोट को हासिल कर लें। मजलिस मौत का खौफ नहीं दिखाती, मजलिस कहती है कि हम लड़ेंगे। मजलिस डर के नाम पर वोट नहीं हासिल नहीं करती, मजलिस काम की बुनियाद पर वोट हासिल करती है। ये इनको पसंद नहीं आता। यहां पर कोई लोग आकर कहते हैं कि कर्नाटका का मिसाल देते हैं। अरे कर्नाटका की मिसाल तेलंगाना से मत दो, ये तेलंगाना की और सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर लोगों की एक आप उनकी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका में यकीनन जुल्म हुआ, हमारे बच्चियों को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने से रोक दिया गया, बीफ बैन कर दिया गया, मुस्लिम अक़लियत से रिजर्वेशन छीन लिया गया, मॉब लिंचिंग हुई। मैं ये सवाल जब करता हूं तो इसका भी जवाब नहीं देते। बताओ क्या यहां पर कोई हिजाब पहनकर जाने वाली बच्ची को कोई यूनिवर्सिटी में रोका गया? क्या मॉब लिंचिंग हुई? क्या रिजर्वेशन छीनने की बात तो आज बीजेपी कर रही है, क्या कोई कर सका? इसका भी जवाब नहीं देते।
मैं ये पूछता हूं, अगर मंजलिस से इतनी नफरत है तो बताओ, आज तेलंगाना में 201 टेमरिस के रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों और बच्चियां अलग-अलग स्कूल में पढ़ रही हैं। 80,000 पढ़कर निकल गए। मंजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने इसको कबूल किया था। बताओ फिर कौन सा गुनाह हमने किया? हमने तो गरीबों के बच्चों को और बेटियों को पढ़ाने का इंतजाम किया। यही बाजार घाट में आप जाकर देखिए, आलीशान टेमरिस की हमारे बेटियों के लिए स्कूल कायम किया गया। इसका भी जवाब नहीं देती। अरे बताओ, तुम्हारी हुकूमत कर्नाटका में है, जहां कहीं ये तुमने कितने रेजिडेंशियल स्कूल खोले? मेरे सवाल का जवाब नहीं देते कि मजलिस की नुमाइंदगी पर 9.5 साल में अक़लियतों के लिए 12,000 करोड़ रुपये खर्चा किए गए। डेटा के साथ देने तैयार हो, इसका जवाब नहीं देते। मैं सवाल करता हूं कि बताओ, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत तरीके से हम उसकी मजम्मत किए, मगर कोई ऐसी रियासत बताओ जहां पर मस्जिद शहीद हुई उसको दोबारा बनाया गया, उसकी भी जवाब नहीं दे पाते। ये लोग जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बड़े बड़े ऐलान किए थे, क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। जब मध्य प्रदेश का साबिका चीफ मिनिस्टर कमलनाथ आज से 4 या 5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार को इंटरव्यू में कहता है कि राजीव गांधी जिम्मेदार है राम मंदिर की तामीर का, तो कांग्रेस के लोग बोलते ओवैसी मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। अरे तुम्हारा लीडर कह रहा है, और यह बात सच है कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि उस वक्त 1986 की बात कर रहा हूं, जज साहब के पास मैं फरीक हूं, मुझे नहीं बुलाया गया, और जज साहब 5 मिनट की हियरिंग में 26-28 पेज का ऑर्डर दे देते हैं। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। बताओ, इस सवाल का जवाब दो, कैसे हुआ? और जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने ऑर्डर क्यों दिया ताले खोलने का? आपको जानकर हैरत होगी, हंसेंगे भी आप। जज साहब ने कहा कि जब मैं कोर्ट को जा रहा था, नहीं 1 दिन पहले कोर्ट में जब मैं बैठा था, तो मैंने अपने ऑफिस से देखा कि कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर बैठा हुआ है। फिर मैं अब दूसरे दिन अपने घर में देखा कि वही काला बंदर मेरे घर के दीवार पर बैठा, तो वो समझ गए कि ऊपर से फरमान आया गया। अब आप बताइए, बंदर को देखकर फैसला देते हैं। किताब में लिखा, वो मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी किताब में लिखा। बताओ ये सच है या झूठ है? तो बोलेंगे देखो भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे किताब तुम नहीं पढ़ना चाह रहे, तुम थम्स अप है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी दास्ताने में पढ़ चुका हूं। इसीलिए कहता हूं कि जब आईन बन रहा था 1947 से 50 तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था वो भी बोलने तैयार हूं, क्योंकि मंजलिस सच्चाई को बयान करती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को इल्जाम लगाया जाता है, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, ये डॉन है, ये फुला है। अरे तुम्हारी नाइंसाफियों को बयान कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि जब जनवरी में नरेंद्र मोदी जाएंगे तो राहुल को भी साथ लेके जाना, क्योंकि कमलनाथ ने कहा कि इनके वालिद ने यह काम किया था। ये और बात है कि हमारे वजीर आजम ऐसे सिंगल हीरो हैं, कोई साइड हीरो नहीं होना इनको, खाली कैमरे में मैं ही दिखना। अगर कोई आ गया तो आप देखते हटो, मेरा सब पूरा उन पे रहना, हर चीज। ये सच्चाई है, बयान कर रहा हूं आपसे। कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। इनका सदर है कांग्रेस का। क्या इसने नहीं कहा था कि मैं 100 तेलंगाना के 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राम मंदिर बनाऊंगा? क्यों आप स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे? ये कहा उसने। और ये मौसूफ कहां से आए? ये पहले आरएसएस में थे, फिर एबीवीपी में गए,
एबीवीपी में किशन रेड्डी के साथ थे, फिर बीजेपी में आए। 1999 में जब मरहूम सैयद सज्जाद कारवान का इलेक्शन लड़ रहे थे, ये आपका पूरा ये जो मुरादनगर का हजरत मुराद शाह दोती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का हिस्सा उस कारवान में था। ये मौसूफ किशन रेड्डी का काम कर रहे थे, मैं अपनी आंखों से देखा। और आज आकर वो मजलिस को तनकीद करते हैं, असद भाई जो है भड़काऊ भाषण देते, असद भाई ऐसा करते। अरे भाई साहब, तुम कहां से आए, तुम किधर से आए? मगर उर्दू की एक कहावत है कि कहावत है या शेर है नहीं मालूम, कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये जाएगा वापस देखना आरएसएस बीजेपी में। मगर आज आकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, इनका नेता आया राहुल गांधी, नहीं मालूम क्या सूंघ के बोलते, नहीं मालूम इन्हों भी। इन्हों बोले असद मंजलिस पैसे लेती आसाम और त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ने के लिए। अरे भाई साहब, जरा अगर आप थम्स अप हैं तो किसी को बोलो कि भाई हजरत गूगल पे जाके सर्च कर लो कि मंजलिस ने आसाम या त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ा। नहीं लड़े, मगर लिए। मेरा हाल ऐसा हो गया कि सब मेरे को खरीद रहे, मेरे को ही नहीं मालूम है कौन खरीद लिया मेरे को। हर आदमी वो रहमू काम खरीद लिया उनको। अरे भाई, कौन खरीदा मेरे को? हां, मैं एक बात कह सकता हूं, मैं जरूर बिका हुआ हूं, मैं जरूर बिका हुआ हूं। और मैं कब बिका बताता हूं आपको। जब मैं अपनी मां के पेट से निकला तो मैं बिक गया। किसके एवज बिक गया? जन्नत के एवज में बिक चुका हूं रब्बे करीम के पास। अब उसके बाद नहीं खरीद सकते तुम मेरे को। हर आदमी में है, उन्होंने मिले हुए है, उन्होंने मिले हुए है। भाई साहब, कोई मिले हुए नहीं है। सच्चाई को बयान करना तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देती है। तुमको जब सच्चाई बयान करते हैं तो नहीं, उनका क्या है रे, उनका क्या है, सब हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। याद रखो, आप हैदराबाद में तेलंगाना में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, इनका जो नमूना कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से इलेक्शन लॉ में बोल सकते, नमूना बोल सकते, वो उन्होंने बोल रहे कि 2 लाख मुसलमान नामपल्ली में है, जिसमें से 1.5 लाख फेनेटिक हैं। फेनेटिक का मतलब जुनूनी, पागल। अब उनके लोग आ रहे, अब अंसारी साहब के घर पे गए तो जाके क्या बोलेंगे? आप फेनेटिक के वोट देते क्या मेरे को? अंसारी साहब बोलेंगे जिंदगी गुजर गई तो कौन से जुनून की बात कर रहा हूं मैं, एक ही जुनून देखा, वो अब तक इसी जुनून में हूं मैं। माने 2 लाख में 1.5 लाख फेनेटिक हैं। और ये कहता है कि वो नमूना के नामपल्ली के मुस्लिम अकलियत जिस तरह टेररिस्ट मस्जिद में जाकर छुप जाते हैं, ऐसा छुप जाते हैं मस्जिद में जाकर। अरे कहां से लाए, इसको समझ में नहीं आता, कौन इसको बोलता ये? ऐसी होता। देखो भाई, बचपने में तरबियत अच्छी देना, बचपने में। इस वास्ते आप जब छोटे रहते ना, मिलो मौलाना से, मिलो, हाथ चूमो इनका। सोबत में बैठे तो सोबत में अच्छी चीज निकलती। अगर आप बेकार लोगों की सोबत में बैठे तो वही चल जाता, दिलो दिमाग पे वही छा जाता। अब इन्हों जो है आके मजलिस पे तनकीद कर रहे हैं। अरे क्या क्या माने अजीब और गरीब। इनके पास ना कोई प्रोग्राम, ना कोई प्लान। 3 इलेक्शन हार गए, मगर फेनेटिक्स की वजह से हारे। आप बताइए आखिर क्या ये लोग करना चाहते हैं? माजिद ने बताया कि क्या क्या इनके वीडियोस निकलते हैं कुत्तों के साथ। नहीं, कोई बात नहीं, जानवरों पर रहम करना चाहिए, मगर क्या आप नाम किसका नाम रख रहे हैं उनका? आप हर जगह पहुंच जा रहे, कहां कहां चले जा रहे। अरे भाई, हमियत भी तो कोई चीज है, आपकी शनाख्त भी तो कोई चीज है, इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज है। इलेक्शन सब कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं अपनी हमियत को इलेक्शन जीतने के लिए कुर्बान ना किया, ना कभी करूंगा। मैं अपनी शनाख्त को खत्म करने के लिए कभी तैयार था, ना कभी रहूंगा इलेक्शन के लिए।
अरे कुछ तो गीरत बाकी रखो, मुकाबला करो मजलिस से, मगर तुम क्या मिसाल बनना चाहते हो। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई ये जो अपने आप को इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, वो अपनी जहनियत का इजहार कर रहा है अपने वीडियोस और अपनी हरकतों से। तो ये इलेक्शन सिर्फ नाम पल्ली का नहीं है, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। असदुद्दीन ओवैसी कोई फरिश्ता नहीं है, मगर कम से कम जब मैं मासूम 14-15 साल के बच्चों को मिलता हूं तो बच्चे मिलके बोलते हैं अंकल, जो मुझे सख्त नफरत है को अंकल बोले तो, क्योंकि मैं और अंसारी साहब आर ऑलवेज यंग। मैं बोला, पकड़ लिया, बोला वापिस ले, तो मेरे को बोला नहीं, आप अच्छी स्पीच देते पार्लियामेंट में, मेरे को आपके ऐसा बनना है। कोई बच्चा मिलके बोलता, बेटी मिलके बोलती, अभी आज ही के दिन उनके ससुराल वाले मुंबई के बोले असद साहब, भिवंडी बैकुल्ला में आपके मेरे पूरा ससुराल आपकी तकरीर को सुनता, और अल्लाह करे कि हम आपके ऐसे और लोगों हमारे को चाहिए। मैंने कहा आमीन, मेरे से अच्छा। सियासतदान का भी कुछ रोल होता है, इन बच्चों को एक इल्म दिखाए, रास्ता दिखाने के लिए, मगर आप किसको लेकर आ रहे हैं सामने, जिसको खुद नहीं मालूम उन्हें क्या है, जिसको खुद नहीं मालूम कि उन्हें क्या है, उसकी सोच क्या है और किसके लिए करना चाहता है। इसके बरक्स मजलिस आप जानते हैं क्या है। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर जनाब माजिद साहब को, मजलिस को कामयाब करिए। और आप जानते हैं कि फिरोज गांधी नगर में जनाब अंसारी साहब और उनके तमाम साथियों को अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाइए। इन लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से घरों का रेगुलराइजेशन हुआ, और फिर वो मस्जिद बगैर कोई कॉज के GOMS नंबर 1 में वो मस्जिद फिरदौस का रेगुलराइजेशन हो गया। देखो, फेनेटिक काम कर सकते, ये जुनूनी काम कर सकता, जुनूनी काम कर सकता। फेनेटिक का मतलब क्या है? जुनूनी। ज्यादा देर होशियार रहा तो कुछ नहीं कर सकता उन्हें बोलता कुलाटी मार दो, जा दिखा डाइव। जुनूनी को मंजिल मिलती, डेढ़ होशियार को नहीं मिलती। आप जुनूनी को बोले देख मियां यहां से चल के दिल्ली जाना है, उन्हें बोला कब जाना है, बोल अभी निकलता हूं मैं। डेढ़ होशियार को बोले तो बोलता पहले 1-2 डाइव मार लेता हूं, सोचता हूं फिर। ये डाइव मारने वालों से बच्चों, आप कुलाटी मास्टर है ये। तो बहरहाल ये काम हुआ मजलिस की नुमाइंदगी पर। RK पान शॉप खलील पाशा लेन में वाटर सप्लाई की 7.5 लाख की लाइन मुकम्मल हो गई। फिरोज गांधी नगर में वहीं पर 23 लाख की पानी की लाइन डाली गई। और माशाल्लाह से ताजनगर बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा है, जो 30 साल से पानी रुकता था। फिर मजलिस की नुमाइंदगी पर इंदिरा नगर फिरदौस मस्जिद के पास रोड का काम हुआ। VDCC रोड, रविंद्र भारती रोड से मुस्तफ़ा हाउस तक 1 करोड़ 50 लाख की VDCC रोड। रोजडेल स्कूल से शांति किरण अपार्टमेंट 20 लाख की VDCC रोड। RCC स्लैब इंदिरा नगर नाला का काम हुआ। मुनीर साहब से खालिद भाई के घर तक 16.5 लाख की VDCC रोड का काम हुआ। VDCC रोड सोफी आर्केड के पास 5 लाख 60 लाख ताजनगर के पास काम हुआ। एक बॉक्स ड्रेन का काम नासिर साहब के घर से शीतल लस्सी ताजनगर में, ये भी काम 2 करोड़ 50 लाख का ज़ेर दौरान है। इंदिरा नगर अजीज हाइट्स नूर अनवर में VDCC का 33 लाख के करीब का काम हुआ। और भी काम बाकी हैं इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आपकी ताईद और आपका साथ रहेगा तो हम वो पूरे काम करवाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखिए, पोलिंग करवाइए, निकल के वोट डालिए। नौजवानों, उस दिन जल्दी उठो, अपने घर वालों को लेकर जाइए, वोट डालिए। आज आप देखिए कि एक नौजवान कितनी हिम्मत के साथ आकर हमारे जलसे में बैठा है। मैं इसकी हिम्मत को सलाम करता हूं, और मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखते, बल्कि इन हौसलों की बुनियाद पर
अपने अज़म की बुनियाद पर अपने जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को, मंजिलों को तय करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि नामपल्ली में मजलिस को कामयाब करिए और बीजेपी की फिरका परस्ती और कांग्रेस की फिरका परस्ती और मुफाद परस्ती को शिकस्त देकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।